हेलो बच्चों। तो आज हम इक्विलिब्रियम को प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी थी। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी जब जितनी तेजी से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाए, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक, इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है नेचर में, यानी जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है वैसे ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। पर हाँ, इट लुक्स लाइक कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद। पर स्टिल वो डायनामिक है, वो चल रहा है। पर क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कांस्टेंट है तो हमें लगता है कि रुक गया, पर वो रुका नहीं है, वो डायनामिक होता है नेचर में। ठीक है, तो आज हम थोड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। लेट्स प्रोसीड। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, देखिए हम क्या बोलते हैं कि सपोज एक रिएक्शन है A प्लस बी से आपको मिला C प्लस डी, मतलब 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B विल गिव यू 1 मोल ऑफ C एंड 1 मोल ऑफ D। ठीक, मैं बोलता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आपको तो पता है कि इक्विलिब्रियम है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है। देखो, रिएक्शन कितना आगे जाएगा, फॉरवर्ड मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कितना बनेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि आपके पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है। जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उतना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक, सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? वो डिपेंड करेगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना, वो तो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा वो इजीली रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक, हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, तो हम कह सकते हैं, चलिए इसको ना थोड़ा प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लिख लो। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट लिखते हैं ए बी। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट। और इसको लिख लेते हैं के बी, सी का कंसंट्रेशन एंड डी का कंसंट्रेशन। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट। कि अब मुझे लिख रहा है केसी, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। उससे पहले आप ये जानो, हमने बोला कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। इसका मतलब के एफ जो कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये वाली चीज तो वैलिड हो गई। ठीक, यहां से आप के एफ बाई के बी कर लीजिए, इसको यहां अपॉन में ले आओ और इसको ऐसे लिख लो सी डी अपॉन ए बी। तो ये जो के एफ और के बी का रेशो है, के एफ और के बी का रेशो, दिस इज कॉल्ड के सी। के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ओवरऑल रिएक्शन, राइट। और वो क्या है? दैट इज द रेशो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो उनका रेशो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। और ये क्या है बताओ? दिस इज अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। So Kc is the ratio of concentration of product and concentration of reactant. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रिएक्शन हमारा
1 मोल ना हो, मतलब 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ना हो, कुछ और मोल हो, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो जाए। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि A मोल ऑफ A रिएक्ट विद B मोल ऑफ B विल गिव यू X मोल ऑफ C एंड Y मोल ऑफ D, राइट। तब के केस में क्या लिखोगे आप? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तब के केस में भी कुछ अलग नहीं होगा, आप सिर्फ इतना करोगे, क्योंकि आपको केसी लिखना तो आ गया है, दैट इज व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, उसको रेज टू पावर लिख देना एक्स एंड वाई अपॉन फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी और उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और बी, ये लिख देना, ठीक। तो अगर आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ है, मतलब 1 मोल नहीं है, कुछ और मोल है, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बतानी है आपको कि इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसियस, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस है तो आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी दिखा सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अमाउंट को, या आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी दिखा सकते हैं। तो उस केस में ना हम केसी की बजाय केपी लिखते हैं। केपी मतलब कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर रेज टू पावर एक्स, वो तो रहेगा ही, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में वो तो रहेगा ही, ठीक, और कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन हो कि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो गैसियस हो, ये भी गैसियस हो, ये भी गैसियस और ये भी गैसियस, देन इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। हालांकि कंसंट्रेशन के टर्म में भी दिखाया जा सकता है और पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी दिखाया जा सकता है। पीए, पीबी and PC and PAD, these are the partial pressure of gaseous reactant and product, gaseous reactant and product, ठीक। ये अब बच्चों देखो, इसके बाद एक रिलेशन बताता हूँ, अभी याद ही रख लेना डायरेक्ट उसको, कि केसी और केपी के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक। अगर एक क्वांटिटी दे दे, मान ली केसी दे दिया जाए, तो आप केपी कैसे निकाल लेंगे? तो उसके लिए केपी जो होता है, मैं लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो आपका जो केपी है दैट इज केसी, आई थिंक, सॉरी, Kp is equal to Kc RT रेज टू पावर डेल्टा n, ठीक। तो ये होता है। इसमें R तो आपको पता है क्या होता है, R इज अ गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, राइट, और डेल्टा n क्या है? डेल्टा एन जी लिख लो। मैंने एक बार थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, डेल्टा एन जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस करेंगे, अगर वो गैसियस है तो डेल्टा एन जी आ जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर ना, सिंपल सा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा एन जी आपको निकालना है तो बताता हूँ, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव राइज टू 2NH3 गैस। मुझे डेल्टा एन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने? 3 + 1 4, तो मेरा आंसर होगा -2, ठीक। तो ऐसे निकलता है। अब क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा नोट कर लो, रब करना पड़ेगा मेरे को।
ठीक है, डन, आई एम रबिंग इट। ठीक है, क्वेश्चन है ऐसा, सिंपल सा है और कॉन्सेप्ट बेस है, इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ, सैम्पल प्रॉब्लम डालो। सवाल है कि एट 773 केल्विन केसी गिवन है आपको किसी रिएक्शन का 6.02 इंटू 10⁻⁻² लीटर स्क्वायर मोल -2। ठीक, और आपको ना रिएक्शन दिया है N2, सेम जो पिछला लिखा था 3H2 गैस 2NH3 गैस। ठीक, बोला है कि Kp कैलकुलेट करो, तो कौन सी बड़ी बात है। आप जानते हैं, अभी पढ़ा कि जो Kp है दैट इज Kc RT डेल्टा N, राइट। तो Kc is what 6.02 इंटू 10⁻⁻²। RT, R तो गैस कांस्टेंट है, ठीक, और उसकी वैल्यू 0.0821। ठीक, उसके बाद ये एटमॉस्फेरिक लीटर उस ऐसा यूनिट में पुट कर रहा हूँ आर में, और टेम्परेचर जो है आपका वो हम रखते हैं 773 केल्विन, जो कि गिवन है आपको। डेल्टा एन जो है दैट इज व्हाट, अभी तो निकाला था 2 - 4 -2। ठीक, तो यहाँ से निकालिए, मतलब जो Kp आएगा, मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, बट 6.02 इंटू 10⁻⁻², यहाँ से अपॉन में आ जाएगा 0.0821 इंटू 773 का स्क्वायर। ठीक, तो Kp निकालना आपका काम है, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक, ये आप निकाल के बताओगे, बाकी कैलकुलेशन है, पर मैंने प्रोसेस बता दिया आपको। चलिए, अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। ये रब कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, उसके बाद करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट, 1 2 3 बस। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ना सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो आपका कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, सो मैं लिख देता हूँ पहला कि वैल्यू ऑफ Kc और Kp जो भी है दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक,
जैसे फॉर एग्जांपल CH3C, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ, ये एस्टेरिफिकेशन है एक्चुअल में, एसिड प्लस एल्कोहल, तो आपको एस्टर मिलता है CH3COOC2H5, ठीक, प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन के लिए जो Kc होगा ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, लाइक रूम टेम्परेचर पे ले लेते हैं, ठीक, वो फिक्स होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ Kc इस रिएक्शन का क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज CH3COOC2H5 वाटर का कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH और C2H5OH, ठीक। तो इसका Kc जो है वो फिक्स है, 4 है अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स, इफ रिएक्शन इज रिवर्स, तो वैल्यू ऑफ Kc और Kp ऑल्सो रिवर्स। अगर रिएक्शन रिवर्स करता हूं तो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है। कैसे, देखो, अब मैं रिएक्शन को ना उल्टा सपोज करके देखता हूं, इसी रिएक्शन को, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, CH3COOC2H5 प्लस वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो जाएगा, ठीक, और क्या बनेगा, सेम एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। अब इसके लिए जो मैं Kc की वैल्यू लिखूंगा वो क्या होगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका उल्टा हो जाएगा CH3COOH, फिर C2H5OH, CH3COOC2H5 वाटर। तो बताओ, जो आपका Kc है, अब ये दिख रहा नहीं, ये इसका उल्टा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1/4 होगा, ठीक। तो रिएक्शन रिवर्स करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है, ठीक। आपको दिख रहा है ये जो नया केस डैश ये आया है वो मान लो उल्टा है Kc का, तो इसका मतलब Kc क्या है, 4 है, तो 1/4 आ जाएगा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप रिएक्शन रिवर्स करते हो। नेक्स्ट है थर्ड, if the equation is divided by 2, the equilibrium constant of new equation becomes रूट ऑफ k। अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हो तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो ओरिजिनल का रूट होगा, या आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, लाइक आपने n से डिवाइड कर दिया किसी इक्वेशन को, तो उसका क्या आएगा, रूट n आएगा, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया प्रोसेस ही लिख दो इजी सा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, आपने लिखा N2, फिर बना इससे क्या 2NH3 गैस, सिंपल। तो मैं बोल रहा हूँ कि इफ द इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2, मैं इसके लिए Kc क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दैट इज NH3 ट्वाइस, ठीक, और N2 और H2 रेज़ टू पावर 3, ठीक। अब मुझे ना ऐसा लिखना है कि मैंने पूरे रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, मान लो, ये लो डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से। तो अब मैं नया Kc लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं, नया Kc लिख रहा हूँ, Kc डैश, वो क्या होगा बताओ, ये तो हो जाएगा NH3, ये क्या हो जाएगा N2 रेज़ टू पावर हाफ, क्योंकि ये 1/2 है, और ये क्या हो जाएगा H2 रेज़ टू पावर 3/2। तो साफ दिख रहा है ना कि ये ओरिजिनल का तो हाफ है, मतलब ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, इसका मतलब जो Kc है उसका ये रूट है, मतलब Kc की पावर हाफ है अगर सीधा समझो तो आप अगर किसी n नंबर से डिवाइड करोगे, सपोज यहाँ पे 2 की बजाय n होता,
तो आप क्या लिखते हैं, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हो जाता Kc⁻⁴ ठीक, समझ में आई बात, ऐसा होता है। फोर्थ आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड, इफ इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर बाय 2, ठीक, तो जो द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, न्यू इक्विलिब्रियम the new equilibrium constant become square of original k, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन लिखते हैं अपन, सिंपल कोई भी इक्वेशन लिख लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। H2 गैस, I2 गैस, क्या बना, 2HI गैस बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक। तो मैं KC लिखता हूँ इसके लिए, दैट इज व्हाट, HI⁻², H2 फिर I2। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज मैंने लिख दिया 2H2 गैस, फिर 2I2 गैस, फिर HI गैस। एक सेकंड रुकना बच्चों, ठीक, मैं देख रहा था बस कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है, कभी कभार रिकॉर्डिंग रुक जाती है बीच में, फिर सारी मेहनत बेकार। चलो, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4, ठीक। तो अब नया जो KC लिखोगे, KC डैश, वो क्या होगा, HI⁻⁴, H2⁻² और I2⁻²। इसका मतलब ओरिजिनल का क्या है, स्क्वायर है, साफ दिखता है, तो KC का स्क्वायर है ये। तो मैं सीधा लिख देता हूँ KC², ये तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ओरिजिनल का स्क्वायर। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे, ये नोट करो फटाफट। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, बढ़ते हैं आगे। अब इक्विलिब्रियम जो है वो दो टाइप का, एक होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, शायद पहले भी बात हुई थी, कुछ ऐड करके और चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का जो प्लूरल होता है वो इक्विलिब्रिया होता है, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया लिखा है मैंने। व्हेन अगर आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा फेस में है, मतलब कहने का मतलब एक मान लो एक रिएक्टेंट सॉलिड है, फिर जो दूसरा है वो लिक्विड हो गया, ठीक, या एक सॉलिड है एक गैस है, प्रोडक्ट कुछ और ही बन रहा है, या प्रोडक्ट में भी से एक गैस है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कोई एक भी डिफरेंट फेज में हो जाता है, ठीक, तो वो फिर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में आता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
if reactant and product present in two different state, present in two different state, स्टेट नहीं बोलेंगे, टू डिफरेंट फेस बोलेंगे, स्टेट का मतलब थोड़ा कुछ और होता है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड है, मैंने हीट किया, ब्रेक हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में दिख रहा है, सॉलिड है, सॉलिड है, ये गैस है, तो एक कोई अलग है ना, तो ये हेट्रोजीनियस में आ गया। सिमिलरली 3 मोल्स ऑफ आयरन सॉलिड 4 मोल्स ऑफ वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक, और Fe3O4 लिक्विड और 4H2 गैस, तो इसमें तो सॉलिड भी आ गया, लिक्विड भी आ गया, गैस भी आ गया, ये भी हेट्रोजीनियस है, ठीक। अगर मुझे इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना पड़ जाए Kc, तो देखो इस रिएक्शन के लिए Kc लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा, कैल्शियम ऑक्साइड का कंसंट्रेशन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, फिर अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन, ठीक। अब हमें पता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1 है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट का कंसंट्रेशन कितना है, वो भी 1 है। क्यों, मैं बता देता हूँ यार। सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन आप 1 मान के चलेंगे, ठीक। सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 मानने का मतलब है कि उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज नहीं होता है, ठीक, तो ऑलमोस्ट 1 है, कांस्टेंट है। फॉर सॉलिड कंसंट्रेशन इज टेकन टू बी 1, ये याद रखना है, ठीक। कंसंट्रेशन हम सिर्फ एक्वस का लेते हैं, आयंस का लेते हैं, जनरली एक्वस का लेते हैं, ठीक है, आयंस एक्वस में ही आते हैं। अगर कोई वाटर भी है और वाटर भी एक्सेस में है तो उसका कंसंट्रेशन भी 1 लेते हैं, वो लिखेंगे अभी। तो जो Kc है इस सिचुएशन में, ये तो इसका कंसंट्रेशन तो 1 हो गया, इसका भी क्या हो गया, 1 हो गया, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे, ठीक। सिमिलरली Kp डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे, ठीक। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी, अगर प्रेशर की टर्म्स में लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, और कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखना है ऐसे लिख लो। पर ये बात है कि हाँ, जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ गैस पे डिपेंड कर रहा है, गैस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक। तो उसी के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेजर हो रहा है। अब आ जाओ नीचे, अगर मैं इसके लिए भी लिखता तो क्या होता बताओ, अगर ये जो रिएक्शन है इसके लिए लिखता तो क्या होता, Kc प्रोडक्ट लिखता, Fe3O4 लिक्विड है तो इसका तो मैं 1 नहीं ले सकता, H2 रेज़ टू पावर 4 गैसियस है, इसका भी 1 नहीं लिख सकता। पर हाँ, इसका तो कंसंट्रेशन 1 है तो इसको नहीं लिखूंगा, इसको लिखना पड़ेगा। पर ये अगर एक्सेस में है तो इसे भी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ दूंगा, ठीक, समझ रहे हो। इसका कंसंट्रेशन भी मैं 1 ले लूंगा, क्योंकि वाटर है, अगर एक्सेस में दिया हुआ है तो इसका कंसंट्रेशन 1 होगा, ये भी नहीं लिखा जाएगा, ये भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक। सिर्फ इन दोनों पे डिपेंड करेगा कैसे। और लिखना है तो लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, Fe रेज़ टू पावर 3 और H2 रेज़ टू पावर 4, पर इन दोनों की कंसंट्रेशन हम क्या मान के चल रहे हैं, 1 है, तो Kc विल डिपेंड अपॉन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ Fe3O4 एंड H2, ठीक, डन। अच्छा, एक और लिखता हूँ, चलो। मैंने गड़बड़ कर दिया, हेडिंग डाली होमोजीनियस की, बता दिया हेट्रोजीनियस। इधर हेडिंग डाल लो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम,
हेट्रोजीनियस हो जाती है यार गलतियाँ, वो फ्लो में पता ही नहीं चलता। ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यहाँ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अलग अलग स्टेट में है, फेस में है, सॉरी। होमोजीनियस तो अब कर रहे हैं हम। होमोजीनियस के तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हमने, फिर भी लिख देते हैं। इसमें है क्या, हेडिंग क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन सेम फेस, दोनों ही सेम फेस में हो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो वो हो जाता है आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल N2 gaseous, H2 gaseous and will give you 2HI that is also gaseous. So क्या बोल रहा हूँ मैं, H2I2 लिखो ना, I2 gaseous, हाँ I2 प्लस H2 gaseous, 2HI gaseous। तो इसमें भी क्या होगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। Kc क्या लिखोगे आप, HI2 अपॉन I2 H2, बस सिंपल। प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में भी लिख सकते हो, Kp PHI पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। अच्छा एक और बताता हूँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते एक रिएक्शन NH3 एक्वस प्लस आपका वाटर, तो आपका बनता अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑल्सो एक्वस, और OH नेगेटिव एक्वस। तो यहाँ ना वाटर दिया हुआ है एक्सेस में, जनरली वाटर एक्सेस में ही लेते हैं हम लोग, तो Kc जो आ जाएगा वो आपका क्या आएगा, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव और NH3 और वाटर। वाटर मत लिखो, वाटर का कंसंट्रेशन क्या लोगे, 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब आ जाइए यूनिट्स पे, ठीक। यूनिट्स क्या होंगी, Kc और Kp के। बहुत आसान है, देखते रहना। यूनिट्स ऑफ Kc एंड Kp, आप लोग लिखते हैं रिएक्शन A मोल्स ऑफ A, B मोल ऑफ B विल गिव यू C मोल ऑफ C, D मोल ऑफ D। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, 1 मोल नहीं है, ठीक, तब Kc क्या लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ XY लिख दो यार, या C लिख तो दिया, क्या ही फर्क पड़ता है XY लिखने से। तो आप क्या लिखेंगे, जितना भी कंसंट्रेशन ऑफ C आएगा और D आएगा, C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D, A मोल ऑफ A और B मोल ऑफ B। तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C इज बेसिकली मोल। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वो क्या होगा, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर रेज़ टू पावर C, ये भी मोल पर लीटर रेज़ टू पावर D। सिमिलरली नीचे भी होगा मोल पर लीटर रेज़ टू पावर A और मोल पर लीटर रेज़ टू पावर B। तो बस कुछ नहीं है, आप क्या करोगे, मोल फिर लीटर इन्वर्स कर देना, रेज़ टू पावर व्हाट, C प्लस D। सिमिलरली नीचे भी मोल, तो ये हो गया A प्लस B। इफ द बेस इज सेम, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, मोल लीटर इनवर्स C प्लस D माइनस A प्लस B।
सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या कर रहा हूँ मैं, सी सी डी डी, ये थोड़ा ना स्मॉल डी डाल देना, गलती से हो गया। यहाँ सी प्लस स्मॉल डी आएगा, यहाँ स्मॉल ए बी लिख देना, ए प्लस बी, क्योंकि ए कैपिटल ए बी को तो हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिया है। सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हो क्या फाइनली, केसेस मोल लीटर इनवर्स, और सी प्लस डी मतलब माइनस ए प्लस बी को लिख सकते हो डेल्टा एन जी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। वो जो हमने डेल्टा एन जी पहले भी निकाला था, नंबर ऑफ, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, वो भी गैसियस होना चाहिए। हालांकि इसमें गैसियस का कोई लफड़ा नहीं है, बस आपको कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आप सीधा डेल्टा एन लिख सकते हो, डेल्टा एन जी लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली केपी लिखना हो तो क्या, कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आप पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखते तो फिर क्या लिखते, एटमॉस्फेरिक लिखते, तो आप क्या लिखते, एटमॉस्फेरिक ऊपर वाला भी, या बार लिखते, रेज टू पावर व्हाट, सी प्लस डी, और नीचे भी एटमॉस्फेरिक और बार रेज टू पावर ए प्लस बी, के पी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक और बार दैट इज सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ से सेम ही आ गया। बस अगर आपका पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में दिखा रहे हो तो आप ऐसे निकाल लेना यूनिट्स। तो यार ये बस पता चल रहा है कि ना जो यूनिट्स है वो डिपेंड कर रही हैं किस पे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से आप जो है वो अपना यूनिट क्लियर कर सकते हो या जज कर सकते हो कि क्या है। ठीक, बस इतना ही कर रहे हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, ठीक, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स की है उसके ऊपर। आज के लेक्चर में इतना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।